क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर है आर कंट्री इंडिया। अगर आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया की पोजीशन क्या है, बहुत यूनिक है और वो हमारे देश को सच में यूनिक बनाती है। जैसे मतलब इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर क्यों रखा, क्योंकि इंडिया है उस लायक, इंडिया उस पोजीशन में है। इंडिया क्या एशिया का पार्ट है, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया पूरे एशिया से अलग है। इंडिया मतलब अपने आप में क्या एक सेफ कंट्री में आता है। कैसे, तो जैसे अगर आप यहां पे देखोगे, ये एक हिमालयन माउंटेन रेंज है पूरी, ठीक है, हिमालयाज है हमारे नॉर्थ में, तो हमारी एक नेचुरल बॉर्डर बना दी है। फिर अगर आप देखोगे तो इधर हमारे को ओशियन मिला हुआ है, ये जो ओशियन मिला हुआ है तो ये हमारे लिए एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता है। बाद में तो शिप वगैरह डेवलप हुई तब यहां से हमले होना चालू हुए, नहीं तो बहुत लंबे समय तक हमारा सदर्न पार्ट प्रोटेक्टेड रहा। बस ये इधर इतनी सी बॉर्डर हमारी जो है वो ओपन लैंड है, मतलब खुला हुआ है। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे इंडिया का एरिया क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब हमसे 6 कंट्री और बड़ी है और 7वें नंबर पे हम आते हैं। तो जैसे मतलब रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये हमसे बड़ी कंट्रीज हैं। बाकी इनके बाद में हमारी बारी आती है इंडिया की। इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम हमारी पॉपुलेशन बढ़ाते रहे तो बिलीव मी एक दिन हम फर्स्ट पे आएंगे जरूर, ठीक। लेकिन वो गर्व करने वाली बात नहीं है, चिंता का विषय है। क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। क्वालिटी पॉपुलेशन है, मतलब उनके अंदर स्किल्स है, सारी चीजें, फिर तो फायदा है। लेकिन आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, आप वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी कंट्री बन जाओगे पॉपुलेशन वाइज, लेकिन एरिया तो आपके पास 7th लार्जेस्ट के नंबर पे आ रहा है। लोग रहेंगे कहां, काम क्या दोगे आप, तरह तरह की समस्याएं, तो वो चिंता का विषय है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। तो ये नॉर्थ से ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड जो है तो 3200 किलोमीटर लंबी है हमारी एक्सटेंट है, इतनी बड़ी। मतलब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक से जाओगे तो आपको 3000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। तो लगभग हम हमारे ईस्ट और वेस्ट में क्या है, बराबर ही है, 100, 200, 300 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड जो है वो है कितनी, 2900 किलोमीटर। क्लियर। बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। लैंडफॉर्म में हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे तरह तरह के लैंडफॉर्म, माउंटेन्स भी है हमारे यहाँ, प्लेटू भी है हमारे यहाँ, प्लेन्स भी है। उसके बाद में हमारे वेजिटेशन की अगर बात करें तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कोनिफेरस भी है जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं। प्लेन्स पे जिस तरह के ट्रॉपिकल, डेसिडियस, ड्राई, एवरग्रीन, डेजर्ट है तो वहां पे जो डेजर्ट वेजिटेशन होता है ना, थ्रोनी बुशेस वगैरह जो काटे, कैक्टस वगैरह, वो भी पाया जाता है। क्लाइमेट भी देखोगे तो सब तरह का हमारे यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नीचे सब ट्रॉपिकल भी है क्लाइमेट, क्लाइमेटिक जोन्स भी अलग अलग है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करोगे तो जानवर भी सब प्रकार के मिल जाएंगे आपको, ठीक है, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, गीदड़ सब मिल जाएगा यहाँ पे। डाइवर्सिटी शब्द समझ में आता है ना आपको, सिविक्स में भी पढ़ा था, मतलब भिन्नताएं अलग अलग। तो अगर आप बात करोगे लैंग्वेज और कल्चर की, तो कितना अलग कल्चर, कितना अलग लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। हर स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। साउथ में चले जाओ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो कितनी सारी लैंग्वेज, गुजराती है, राजस्थानी है, मराठी है, बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती है, ठीक। अब ये दिस एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकेशनल सेटिंग के बारे में। लोकेशनल सेटिंग क्या होता है, देखिए लोकेशन को आपको सेट करना है, मतलब कि इंडिया है तो कहां पे, आपको वर्ल्ड मैप पे इंडिया को लोकेट करते आना चाहिए। अब यहां पे किस चीज का इंपॉर्टेंस आता है, तो जो लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स है ना, वो अब काम आएंगे। तो इस तरह से लोकेशनल सेटिंग वाले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि वी शुड नो हाउ टू लोकेट आवर कंट्री। हमारा कंट्री है तो कहां है, कैसा है, वो चीज हमें लोकेट करते आना चाहिए। तो इंडिया इज लोकेटेड इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर है, जैसे यहां 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, ठीक। अब इक्वेटर के ऊपर जो रहेगा पूरा नदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फीयर, तो हम एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दी कंट्री। मतलब क्या है कि इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकला हुआ है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से इंडिया के एकदम बीचों बीच से निकला हुआ है, ठीक है, हाफ वे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, तो सनरेज जो है तो डायरेक्ट यहां तक रहती है, इसके बाद में टिल्ट होकर जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ट्रॉपिकल एरिया रहता है जो, तो हम ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल में भी आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग बीच से पास करते हुए जाता है। मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ से लगा के 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे इक्वेटर अगर यहाँ पे, तो हम इक्वेटर से ऊपर है ना नदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसलिए नॉर्थ लिखते हैं। ये लैटिट्यूड से, तो 37 डिग्री वाला लैटिट्यूड से लगा के 8 डिग्री वाला लैटिट्यूड, इसके बीच में इंडिया है। ये होता है लोकेशनल सेटिंग। आपने लोकेट कर दिया कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में पाया जाता है। अब लॉन्गिट्यूड्स भी तो बताना पड़ेंगे, तो ये देखो ये लॉन्गिट्यूड हो गया 68 डिग्री से लगा के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये हो गया ग्रीनविच मीन टाइम मान लो, ठीक है। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट में जो है, इसके पीछे वाली सारा वेस्ट, इसके पीछे वाला सारा ईस्ट, तो इंडिया तो ईस्ट में आता है, इस सेंस में हम लिखेंगे ईस्ट।
तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की जो पूरी एक्सटेंट है वो लिख देंगे तो आपने इंडिया को लोकेट कर दिया एग्जैक्टली। तो लैटिट्यूड वाइज ये 68 डिग्री 7 मिनट से लगा के कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट्स, लॉन्गिट्यूड वाइज अगर देखें तो 37 डिग्री से लगा के 8 डिग्री 4 मिनट्स तक, ठीक है, नॉर्थ। ये हमारा पूरा इंडिया है जो इस तरह से लोकेटेड है, हमने उसको सेट कर दिया। एंड टू अवॉइड द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, तो अब देखो इंडिया में 68 डिग्री से 97 डिग्री इतना लंबा एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूड का। अब ये 1 डिग्री पे 4 मिनट हो जाते हैं, ये लगभग पूरा 30 डिग्री है। तो यहां पे क्या होता है, 2 घंटे का टाइम लैग होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले निकलता है और गुजरात में 2 घंटे लेट आता है। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज रहे होंगे तब यहां पे सुबह के 6 ही बज रहे होंगे। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना के रखा है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जो पास होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री, ये 82 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, टाइम लैग को, मतलब 1 घंटा हम इधर पीछे आ गए, 1 घंटा हम इधर आगे आ गए, तो हमारी घड़ी जो है, हमारी वॉच जो है, तो वो इस टाइम के हिसाब से पूरे कंट्री में इसके हिसाब से टाइम जोन चलता है, ठीक है, ये टाइम जोन होता है। फाइन। तो टू अवॉइड टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट has been taken as Indian Standard Time, Indian Standard Meridian है ये हमारा, यहां से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन आता है। इंडियाज नेबर्स मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया को अगर आप देखते हो ना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है पूरा, कि ये आजू बाजू के 7-8 देश जो है वो मिलकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के साथ में बहुत इंटीग्रली जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इंडिया से ही निकले हैं। जैसे आप हिस्ट्री में जाते हैं और पहले तो ये पाकिस्तान हमारा, अफगानिस्तान हमारा, नेपाल हमारा, भूटान हमारा, बांग्लादेश हमारा, सारे देश हम में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सेंस में क्या है कि आज पॉलिटिकली वो डिवाइड होते चले गए हैं। तो सबसे पहले अगर लैंड नेबर्स को हम समझे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, इन कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या है, लैंड नेबर्स हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अब लैंड नेबर्स हैं, ठीक है, इनके साथ हमारी लैंड बॉर्डर शेयर होती है। लैंड नेबर के बाद में आप देखो क्या है, ये कुछ लैंड नेबर जो है तो वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। लॉक्ड कंट्रीज मतलब क्या है कि जैसे नेपाल को देखो आप और भूटान को देखो, नेपाल और भूटान के पास में समुद्र का रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें समुद्र तक जाना है तो कहां से होकर जाना पड़ेगा, इंडिया से होकर जाना पड़ेगा। भूटान को समुद्र में जाना है तो ये बांग्लादेश इंडिया से होते हुए जाना पड़ेगा। अब जैसे पाकिस्तान को जाना है तो पाकिस्तान के पास ये रास्ता है, लेकिन अफगानिस्तान के पास भी रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से होते हुए जाएगा अगर समुद्र के थ्रू जाना है तो। मतलब उनका जैसे जो गुड्स वगैरह आएंगे तो गुड्स वगैरह कैसे आते हैं, अमेरिका से बुलाया आपने तो वो अधिकतर ओशियन रूट्स के थ्रू ही आता है ना, ठीक है। लैंडलॉक नेबर जो है तो इन्हें हम सी रूट देते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज का कंसेप्ट आ गया ना समझ में, मतलब ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हो, लैंड लॉक्ड। फिर अगली चीज क्या है, आइलैंड नेबर्स। तो ये तो हमारे लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ में हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके साथ हमारे ओशियन रूट शेयर होता है, मतलब इंटरनेशनल वाटर है वो हमारा शेयर होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पे आप मालदीव्स देखोगे, मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो हमारा श्रीलंका के साथ में भी ओशियन वाटर शेयर होता है। तो श्रीलंका भी हमारा क्या है, ओशियन नेबर हो गया। ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप भी तो है, ये हमारे आइलैंड ग्रुप है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये हमारे ही आइलैंड है और कंट्री में श्रीलंका और मालदीव्स, तो ये तो हमारे सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, ओशियन नेबरिंग कंट्रीज हैं। पाल्क स्ट्रेट, अब स्ट्रेट और स्थमस, स्ट्रेट क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक नैरो पासेज ऑफ वाटर, एक वाटर का एक नैरो पासेज जो क्या करता है, 2 बड़ी वाटर बॉडीज को, जैसे बे ऑफ बंगाल इधर हो गया इंडियन ओशियन, 2 बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाता है, कनेक्ट करता है। या फिर 2 लैंडमास के बीच में एक जो पैसेज होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट कहलाता है। तो ये स्ट्रेट है यहां पे, ठीक है। इस स्ट्रेट का नाम, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नैरो पैसेज है किस चीज की, ओशियन की, ठीक है, पानी की, वो है पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल और मालदीव्स को मिलाता है और इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, ठीक है, पाल्क। अब जरा स्नैप रिकैप हो जाए एक बार, तो लैंड नेबर्स में कौन कौन आ जाएगा, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, चाइना आ गया, चाइना के बाद में नेपाल आ गया, नेपाल के बाद में भूटान आ गया, फिर म्यांमार आ गया और फिर बांग्लादेश आ गया। तो ये हमारे लैंड नेबर्स हो गए। और 2 जो सी नेबर्स हैं वो है मालदीव्स, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, और दूसरा श्रीलंका, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। पॉलिटिकल डिवीजन मतलब ये हो गया कि जब आप कंट्री को उसके पॉलिटिकल यूनिट्स के हिसाब से पढ़ते हो, मतलब उसमें क्या स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। या फिर वो डिवीजन जो डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से किया गया हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब क्या है कि जैसे हम देखते हैं ना, प्रशासन चलाना होता है। प्रशासन चलाना मतलब कि आपको पता है कि आप जब डिस्ट्रिक्ट्स बना दोगे तो उससे क्या रहेगा कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाएंगे, ठीक है, पार्षद हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे, वो वहां का हो गया। स्टेट लेवल पे फिर क्या हो जाता है, चीफ मिनिस्टर हो जाता है, गवर्नर हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर कंट्री लेवल पे जैसे हम देखोगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया ना, मतलब देश चलाने के लिए जो डिवीजन करते हो, ठीक है, जो आपने किया है आपकी तरफ से, वो पॉलिटिकल डिवीजन होता है।
तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इस बड़े से कंट्री को ऐसा थोड़ी ना कि प्राइम मिनिस्टर है तो पूरा प्राइम मिनिस्टर देश चला लेंगे हमारा। आपको वर्क को डेलीगेट करना पड़ेगा, मतलब वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, अलग अलग लेवल्स बना दिए, अलग अलग डिविजन्स बना दिए कि एक पूरा सेंट्रल लेवल होगा, एक स्टेट लेवल होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ताकि क्या हो, ताकि आप अच्छे से काम कर सको, आप अच्छे से एडमिनिस्टर कर सको। ठीक है, तो हमारे 28 स्टेट्स हैं। क्या होता है कि तेलंगाना लास्ट स्टेट बना था 2014 में, मतलब आंध्र प्रदेश पहले इतना बड़ा था ये ऐसा, फिर क्या होता है आंध्र प्रदेश में से एक स्टेट अलग बन गया ये तेलंगाना, तो इसे हम कहते हैं कि हमारा 29 स्टेट बना था। लेकिन फिर अभी रिसेंटली 2019 में क्या हुआ, तो एक जो स्टेट था ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो 2019 में क्या हुआ, हमने इस स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। यूनियन टेरिटरी क्या है, स्टेट क्या है, पहले ये तो बता दो। स्टेट आपको पता है क्या, राज्य होते हैं। जैसे पूरा कंट्री है तो पूरे कंट्री में आपने अलग अलग, जैसे प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश बना दिया, तो ऐसे अलग अलग आप जब पॉलिटिकल यूनिट्स बनाते हो सेकंड टियर पे, मतलब कंट्री के बाद में स्टेट्स आते हैं। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, तो यूनियन टेरिटरी कंट्री का वो हिस्सा होता है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, इन्हें यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या है कि जो सेंट्रल लेवल पे, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट देखते हो ना, जो सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को संभालती है, यूनियन गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। तो ये ऐसे एरियाज होते हैं जैसे ये यूनियन टेरिटरीज, जहां पे कंट्रोल किसका रहता है, यूनियन गवर्नमेंट का। और स्टेट जो है, जैसे मध्य प्रदेश बनाया है, मध्य प्रदेश में कंट्रोल रहेगा वहां की स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट अभी बीजेपी की, तो वो बीजेपी यहां पे कंट्रोल करेगी। आगे समझ में, यूनियन टेरिटरीज आर द पार्ट ऑफ अ कंट्री विच आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जिसे एडमिनिस्टर करती है। सिंपल, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। 28 कैसे हैं, तो मैंने बताया कि पहले 29 हुआ करते थे स्टेट्स, फिर एक स्टेट को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू कश्मीर में से क्या कर दिया, कश्मीर अलग निकाल दिया, कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख और कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। पहले हमारी 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, तो अब 2 और बन गए, तो कितना होना चाहिए, 9 यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। 7 में क्या होता है, यहाँ पे 2 और ऐड हो जाती है, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो 8 ही लिखा है, तो अब यूनियन टेरिटरी लेकिन 8 ही है। तो देखो, जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया, तब 2 यूनियन टेरिटरीज ऐड हो गई थी, एक लद्दाख और एक कश्मीर। ठीक है, फिर क्या होता है, तो अब 9 हो गई है, लेकिन उन 9 में से 2 यूनियन टेरिटरीज को जोड़ दिया। तो पहले दादर एंड नागर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी था, दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी था। तो दादर एंड नागर एक यूनियन टेरिटरी हो गया, दमन एंड दीव दूसरा यूनियन टेरिटरी हो गया। पहले जनवरी 2020 में क्या होता है कि ये दोनों यूनियन टेरिटरी को जोड़ दिया गया, तो अब दोनों मिला के एक बन गई है, मतलब दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये एक यूनियन टेरिटरी बन गए। 2 को जोड़ के एक कर दिया, एक नंबर अब कम हो गया। तो जो 9 मैं आपको बता रहा हूं, 9 से अब कितना हो गया, 8। तो एट प्रेजेंट देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, हमारे कंट्री का नेशनल कैपिटल है दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से काम करती है। हमारी कंट्री में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो लार्जेस्ट स्टेट अगर हम देखें एरिया वाइज, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर बात करें एरिया वाइज, गोवा। ठीक है, आपको यह समझना होगा कि हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इस तरह से कि टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है। तो जैसे कंट्री हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट में राजस्थान मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हो गई है, और अब सभी का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट होगा ना एक, तो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई है। इस वीडियो में हम फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फिजिकल में हम क्या पढ़ेंगे, यहां पे हम देखेंगे जो नेचुरली जियोग्राफिकली जो है इंडिया में, ठीक है, क्या पहाड़ है, नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सारी चीजें, वो फिजिकल पार्ट में आ गया। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी में। पॉलिटिकल में हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे हमने इंडिया की बॉर्डर बनाई, हमने मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाई, तो वो हमने कंस्ट्रक्ट की है ना। तो डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन की अगर आप बात करते हो तो देयर आर डाइवर्स फिजिकल डिवीजन, जैसे माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड में हिमालयाज हैं, नदर्न प्लेन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, पेनिनसुला प्लेटू, कोस्टल प्लेन से आइलैंड, ये पूरा हमारा इंडिया है। तो हिमालयन माउंटेन्स, ये यहां पे आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडियन डेजर्ट, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको ये यहां देखने को मिल गया। ठीक है, कहा कोस्टल एरिया, तो ये कोस्टल एरिया हो गया यहाँ पे। पेनिनसुला प्लेट्यू, तो ये पेनिनसुला प्लेट्यू। अब ये नदर्न प्लेन है पूरा। हिमालयास की बात करें सबसे पहले, तो हिमालयास का मतलब क्या होता है, हिम प्लस आलय, मतलब द अबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो का आंचल देखने को मिलता है हिमालय। ठीक है, दी हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज। अब ये हमारा हिमालयन माउंटेन यहां से यहां तक है पूरा। ठीक है, ये पूरा हिमालयन माउंटेन्स है। अब हिमालयन माउंटेन्स की 3 रेंजेस हैं। रेंज क्या होती है, माउंटेन रेंज का मतलब ये होता है सीरीज ऑफ माउंटेन्स, एक चेन, उसे रेंज कहा जाता है। तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम में 3 रेंजेस हैं। ठीक है, एक रेंज ऐसी है सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, दूसरी रेंज बीच में है, ठीक है, जो बड़ी वाली रेंज से छोटी है, और फिर तीसरी रेंज जो सबसे साउथ में है। तो एक ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। जो ऐसे देखोगे आप, तो जो नदर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है, सबसे नॉर्थ में जो है, उसे ग्रेटर हिमालयाज या फिर हिमाद्री कहा जाता है। मिडिल हिमालयाज के बीच में जो है उसे मिडिल हिमालयाज कहेंगे, उनका नाम क्या है, हिमाचल हिमालयाज, हिंदी में इन्हें हिमाचल हिमालयाज कहते हैं। अगर नीचे देखोगे तो शिवालिक, ये सदर्न मोस्ट
माउंटेन रेंज, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली रेंज है उत्तर प्रदेश वगैरह के से जो टच होती हुई जाती है इसकी फुटहिल्स, वो है शिवालिक, ठीक है, तो इन्हें शिवालिक रेंज कहा जाता है। हिमालयास की 3 रेंज कौन कौन सी है? ग्रेटर हिमालयास हिमाद्री, मिडिल हिमालयास हिमाचल और शिवालिक। तो फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स जो है उनका नाम हिमालयास है, हिमालयास की 3 रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। दूसरा डिवीजन देखें तो नदन प्लेन्स। नदन प्लेन्स कहां पे है? तो आप देखोगे हिमालयास के एकदम नीचे एडजेसेंट, हिमालयास के फुट हिल्स पे पूरा का पूरा नदन प्लेन बना हुआ है। अब इसको नॉर्थ में क्यों कह रहे हैं हम? तो देखो ये इंडिया है, तो इंडिया का ये नॉर्थ वाला पार्ट हुआ ना ये, तो इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में इसके लिए से नदन प्लेन कहा जाता है। दी नदन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय, हिमालयास के साउथ में है ये हिमालय है, तो हिमालय के हिसाब से साउथ में हुआ हिमालयास के, लेकिन इधर फिर भी नदन प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया के तो इन जनरल नॉर्थ में ना। These are formed by alluvial deposit laid down by the rivers, ठीक है। अब ये बने कैसे हैं तो थोड़ा सा समझ लो कि माउंटेन से जब जो रिवर निकल के आएगी तो वो तोड़फोड़ करते हुए आएगी, इरोड करते हुए आएगी, तो वो रिवर्स क्या करती है? अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती है वो डिपॉजिट करते चले जाती है। यहाँ पे सब डिपॉजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्स। हिमालय से जो रिवर्स आई उन रिवर्स ने यहाँ पे सब कुछ डिपॉजिट कर दिया, और डिपॉजिशन के चलते क्या हुआ? यहाँ पे एक पूरा का पूरा नदन प्लेन बन गया, जहां पे एलिमेंट्स मिलेंगे जो पहाड़ों से नीचे कौन लेके आया है? रिवर्स। रिवर्स कौन कौन सी है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर ये यहां से यहां ऐसे फ्लो होती है, ब्रह्मपुत्र इधर से निकल के आती है चाइना से घूमते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, जैसे आप देखोगे इंडस रिवर ये ऐसे चले जाती है। तो ये सारी रिवर्स क्या करती है? अपने साथ सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है और नदन प्लेन को बनाती है। अब देखो क्योंकि यहां पे फर्टाइल एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, प्लेन्स हैव फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब फर्टाइल लैंड है, प्लेन एरिया है, कंस्ट्रक्शन आसान है, आप घर बना सकते हो आराम से, खेती कर सकते हो, तो देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स इज हाई। तो इसी कारण से इन एरियाज में, ये प्लेन एरिया जो है, तो प्लेन एरिया में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है, ठीक है। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स इज हाई। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एक शब्द आ गया है। जैसे ये नदी गंगा यहां से बहते हुए आई, ब्रह्मपुत्र यहां से बहते हुए आई, यहां तो समुद्र है इसके नीचे, तो समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो मेरा हाथ नदी बन गया, ठीक है। अभी नदी बहते हुए जा रही है, अब क्या होता है? समुद्र में मिलने से पहले नदी इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस निकाल देती है, अपनी छोटी छोटी एक एक ब्रांचेस निकाल देती है, वो डेल्टा कहलाता है। ये गंगा रिवर आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, क्या बना ली? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना ली, अपने अलग अलग ब्रांचेस निकाल ली। ये समुद्र में मिलने वाली रहती है, तो समुद्र में मिलने से पहले क्या है? इसे डेल्टा बनाती है। क्यों बनाती होगी? चलो वो भी समझा देता हूं। देखो क्या होता है, समुद्र में मिलने से पहले एकदम प्लेन एरिया आ जाता है, पूरा प्लेन। समुद्र के पास जो कोस्टल एरिया तो वो प्लेन हो जाता है पूरा। अब प्लेन कोस्टल एरिया में आके क्या होता है? जैसे अब नदी को स्लोप मिलेगा अगर, तो वो एक लाइन में बहते हुए जाएगी ऐसे, लेकिन अब स्लोप नहीं है, प्लेन है, मस्त मौला अपने हिसाब से घूमते फिरते जाएगी नदी। प्लेन एरिया में आके रिवर जो है, तो वो रिवर का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, समुद्र में मिलने वाली तो अलग अलग ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल देती है, और ये डेल्टा कहलाता है। तो ऐसा डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। जो कहां बनता है सुंदरबन डेल्टा? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के माउथ पे बनता है, जहां रिवर मिलने वाली रहती है समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो हमारा राजस्थान का यारा इतना जो पार्ट है ये डेजर्ट आता है। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट की विशेषता है, तो इट इज ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। तो डेजर्ट में बारिश नहीं होती और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ की सॉइल क्या होती है? ड्राई होती है और बारिश नहीं हो पाती, इस कारण से सूखा रह जाता है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है? इट इज ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज वेरी लेस वेजिटेशन। अब पानी नहीं है तो पेड़ कहां से लगाओगे? बिना पानी के पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से क्या है, छोटे छोटे बुशेस वगैरह हैं, बस थ्रोनी बुशेस हैं, जो कांटे वाटे की झाड़ियां हैं, बाकी और कुछ नहीं है, यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा नहीं है। अब अगला डिवीजन क्या आता है? पेनिनसुला प्लेट्यू। तो देखो ये पूरा पार्ट जो है इंडिया का, ये तो क्या हो गया? हिमालयाज हो गया, इधर नदन प्लेन हो गया, इधर डेजर्ट हो गया। अब इंडिया जो बचा है ना साउथ में, तो साउथ में जो बचा हुआ इंडिया है वो बनाता है पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड द रिलीफ इज हाईली अनइवन। पूरा का पूरा पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है पहले ये भी समझ लो। तो पेनिनसुला मतलब जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे एक तरफ पानी, दूसरी तरफ पानी और तीसरी तरफ पानी। तो कोई भी हिस्सा अगर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। अब पेनिनसुला प्लेटू, तो प्लेटू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्लेटू है, जमीन से क्या है, मीन सी लेवल से ऊपर उठा हुआ है और ऊपर आके फ्लैट है, तो इस कारण से इसे पेनिनसुला प्लेटू कहा गया है। पेनिनसुला प्लेटू में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स है। क्या है? अनइवन है। अनइवन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग फिजिकल फीचर्स है। अलग अलग फिजिकल फीचर्स में क्या है? यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं बहुत सारी। पेनिनसुला प्लेटू हैव न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। वैली और हिल दोनों समझा देते। देखो एक तो माउंटेन हो गया बहुत ऊंचा, जैसे हिमालयाज हो गया। हिल क्या होते हैं? तो एलिवेशन जिनका कम रहता है लेकिन पीक्स रहते हैं, सराउंडिंग एरिया से हाई रहता है लेकिन उतने ऊंचे भी नहीं रहते माउंटेन उतने।
तो क्या होता है, बहुत सारी हिल रेंजेस हैं पेनिनसुला प्लेट्यू में, न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। और वैलीज क्या है, जैसे अब एक हिल है दूसरी हिल है तो इनके बीच में क्या होगा, वैली होगी, इन वैली में से रिवर्स बह के जाएगी। तो जैसे अरावली हिल्स, ठीक है, इस पेनिनसुला प्लेट्यू पे एक अरावली हिल है, अरावली हिल के वेस्टर्न साइड में क्या है, थार डेजर्ट है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट अभी पढ़ा हमने। अरावली हिल से आप देखोगे इसके इधर क्या है, थोड़ा सा लैंड फर्टाइल हो जाता है। अरावली माउंटेन्स ने क्या किया है, इन माउंटेन्स ने थार डेजर्ट को रोक के रखा, नहीं तो थार डेजर्ट इधर भी एक्सपेंड हो जाता, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें। क्लियर, अरावली के उधर थार और अरावली के इधर फिर भी क्या है, तो नदन प्लेन और पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट आ जाता है जहां पे खेती की जा सकती है। विंध्यास है, ठीक है। अब विंध्यास कहां है, तो ये विंध्या रेंज जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और विंध्या के जस्ट, ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। तो इस तरह से क्या है, ये माउंटेन्स है छोटे छोटे बीच में देश के अंदर। तो ये क्या है, ये आपको अलग एक फीचर, एक फिजिकल फीचर जो लिखा है ना, अनइवन। तो पेनिनसुला प्लेट्यू जमीन से उठा हुआ है और ऊपर आके फ्लैट है, उस पे हिल्स हैं इस तरह की छोटी छोटी। तो विंध्या हो गया, सतपुड़ा हो गया। तो अब दो माउंटेन्स हैं, मान लो कि ये पूरे विंध्याचल माउंटेन्स हैं, ये यहाँ पे क्या हो गया, सतपुड़ा हो गया। अब इनके बीच में खाली जगह है, प्लेन जगह, तो ये एक तरह से रिवर वैली के लिए आइडियल हो गया। मतलब यहां से पानी डालोगे ना तो नदी आराम से बहते हुए निकल जाएगी। तो यहाँ पे रिवर वैलीज के फॉर्म में क्या है, तो आप विंध्या और सतपुड़ा के बीच में देखोगे तो यहाँ से नर्मदा रिवर बहते हुए जाती है, उसके नीचे तापी रिवर बहते हुए जाती है। तो नर्मदा रिवर, तापी रिवर, ये सारी रिवर इन एरियाज में ड्रेन करती है, मतलब इन एरिया से फ्लो करती है। और देखो ये दोनों रिवर कहां ड्रेन कर रही है, अरेबियन सी में। तो दोनों रिवर बहते हुए जाती है और अरेबियन सी में अपना पानी डाल देती है। मतलब इन जनरल पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, उस पेनिनसुला प्लेट्यू में आप देखोगे तो छोटी हिल है, एक विंध्या रेंज है, एक सतपुड़ा रेंज है, एक नर्मदा बहते हुए जाती है, एक तापी बहते हुए जाती है, तो वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री। पेनिनसुला प्लेट्यू में एक यहाँ पे भी एक हिल रेंज है, ठीक है, एक पूरा रेंज, एक पूरा का पूरा माउंटेन का, वो क्या है, वो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। वेस्टर्न घाट क्यों कह रहे हैं इसको, ये भी समझो। तो ये वेस्ट में है ना, वेस्ट में इसलिए वेस्टर्न घाट। अब ये क्या है, उसके ईस्ट में जो होगा वो ईस्टर्न घाट, तो ये ईस्टर्न घाट आ गया, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस समझ लो। वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूस रेंज है और ईस्टर्न घाट में क्या है, ब्रेक्स है। जैसे आप देखोगे तो ये ईस्टर्न घाट यहां पे आ गया, फिर क्या हो गया, प्लेन हो गया थोड़ा सा, फिर घाट आ गए, फिर प्लेन हो गया, फिर घाट आ गए, फिर प्लेन हो गया। तो इस तरह से ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूड है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस रेंज है एक। Simple. The plateau is rich in minerals like coal and iron. Peninsula plateau is rich in minerals and iron ores. ठीक है, तो मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, आयरन ओर वगैरह मिलता है, तो जिससे माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। अब आगे देखो क्या है, कोस्टल प्लेन्स की वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूज है। अब उसके बाद में तो समुद्र आ गया, तो समुद्र और पहाड़ों के बीच में जो एरिया है तो वो कोस्टल प्लेन बन जाता है, ठीक है। कोस्ट लाइन है ना ये, अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, तो समुद्र के साथ जो बॉर्डर टच हो रही है वो क्या होती है, कोस्टल एरिया होती है। तो वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन। मतलब ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में हमारा कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना आपको, ये हमारा कोस्टल प्लेन है। तो इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, इसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। अब ये कोस्टल प्लेन के भी अलग अलग नाम है, जैसे कोंकण होता है, कन्नड़ होता है, मालाबार होता है, कोरोमंडल होता है, नदन सिरकर होता है। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है एक हमारे देश में, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब थोड़ा सा वो देख लो कि दोनों कैसे अलग है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना, ये पतला है, ठीक। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है तो ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा फैला हुआ नहीं है। क्यों फैला हुआ नहीं, क्योंकि इसके बाजू में जो माउंटेन है ना, वेस्टर्न घाट जो है, तो वेस्टर्न घाट बहुत कंटिन्यूस है और ऊंचे हैं ये थोड़े से। लेकिन अब बात करते हो कि इसकी ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट क्या है, डिसकंटिन्यूस है, 2 पीक यहां आ गई, 4 पीक यहां आ गई, इस तरह से, ठीक है। अब ये डिसकंटिन्यूस है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। क्यों ब्रॉड है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी रिवर्स ड्रेन करती है। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग क्या होता है ये भी समझ लो। जो नदी क्या करती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जा रही है। इधर ईस्ट है ना, नर्मदा क्या थी, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी। तो रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है समुद्र में ड्रेन करती है, इस कारण से आप देखोगे कि वहां का जो प्लेन है वो बड़ा है, क्योंकि रिवर है तो डेल्टा बनाएगी। ध्यान आया, ऐसे रिलेट करो, रिवर डेल्टा बनाएगी तो प्लेन को बड़ा कर ही देगी, ठीक है। और इसीलिए माउंटेन्स के बीच में से निकली है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूज है। ये ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूड क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जैसे दी रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स ईस्ट में ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और वो वहां पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसे ब्रॉड बनाती है, फर्टाइल बनाती है, खेती करते हैं लोग वहां पे बहुत सारे, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, वही चीज मैंने आपको बताया कि डेल्टा बनाती है, इसी कारण से प्लेन क्या है, थोड़े से ब्रॉड होते हैं। फाइन। तो अब आइलैंड ग्रुप्स को समझो। देखो तो हमारी कंट्री में 2 आइलैंड ग्रुप भी है। जैसे अब हमने कोस्टल प्लेन देख लिया, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देख लिया, पूरा मतलब ये पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट हो गया। हिमालयास देख लिया, नदन प्लेन देख लिया, डेजर्ट देख लिया। तो अपने मेनलैंड कंट्री के अंदर अंदर जो था वो सब कुछ देख लिया। एक हमारा आइलैंड ग्रुप ये है अंडमान निकोबार, और दूसरा आइलैंड ग्रुप क्या है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। लक्षद्वीप जो है, तो लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन अरेबियन सी, अंडमान निकोबार इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। कि लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ कोरल लीव्स, ठीक है। लक्षद्वीप को क्या कहा गया, इट इज अ कोरल आइलैंड लोकेटेड
ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ये लक्षद्वीप है, ये अरेबियन सी में है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो अंडमान निकोबार कहां पे है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ये केरला है यहां पे, तो केरला के कोस्ट के पास में, साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, तो इंडियन यूनियन के साउथ ईस्ट में है। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या चीज होती है? कोरल आइलैंड एक सिंपल सी चीज है कि एक ऐसा आइलैंड जो कोरल रीफ से बना हो। कोरल आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। आपको ये दिख रहे हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो ये एक मराइन एनिमल होता है पॉलिप्स। जो कॉन्टिनेंट है और जो ओशियन बेड है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे जो शैलो वाटर्स होते हैं, जैसे आप यहां पे देखो, आपको शैलो वाटर समझ में आएगा कि पानी और जमीन में ज्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब गहरा पानी नहीं है ज्यादा, तो जो शैलो वाटर रहते हैं वहां पे इस तरह के कोरल पॉलिप्स डेवलप होने लगते हैं। मान लो यहां डेवलप हो गए कोरल पॉलिप्स, ये कोरल पॉलिप्स तो मर जाएंगे, लेकिन स्केलेटन बनाते बनाते बहुत सारा सॉलिड सरफेस यहां पे क्रिएट कर देंगे। तो अब जब ये बहुत सारा हो जाएगा तो अभी क्या दिख रहा है, देखो इस तरफ भी पानी दिखेगा आपको, इस तरफ भी पानी दिखेगा, लेकिन बीच में एक सरफेस मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी। तो ऐसे आइलैंड बनते हैं। अब जो लक्षद्वीप बना है ना, तो लक्षद्वीप आइलैंड ऐसे ही बना है, कोरल पॉलिप्स के कारण बना है, ठीक है। When the living polyps die, अब जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं, their skeleton are left, skeleton बच जाता है, other polyps grow on the top of the hard skeleton। और हाँ, आप ये भी सोच रहे हो मर जाता है फिर ऊपर और कैसा ऐड होता होगा, ठीक है। तो अब ये पॉलिप मर जाएगा लेकिन स्केलेटन छोड़ जाएगा, तो इसके ऊपर दूसरे पॉलिप्स डेवलप हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, अपने स्केलेटन छोड़ जाएंगे और स्केलेटन, तो बढ़ता 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 स्केलेटन बहुत ऊपर आ जाता है, फिर आइलैंड की तरह दिखने लगता है। तो अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ हार्ड स्केलेटन व्हिच ग्रोज हायर एंड हायर, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड। और इस तरह से क्या हो जाएगा कि पॉलिप्स जो है तो अपने स्केलेटन छोड़ते जाएंगे और एक दिन कोरल आइलैंड बन जाएगा। जैसे सुनामी आती है किसी दिन कि ओशन में बहुत ऊंची लहर उठती है, एक साथ बहुत सारा पानी लाके कोस्ट पे टकराती है, जब भी इस तरह से सुनामी वगैरह आती है तो आइलैंड्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 2004 में एक सुनामी आई थी, तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड, मतलब बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड पे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे थे डूब ही गए थे सुनामी में पूरी तरह से। सुनामी जब आई थी तो जो आइलैंड्स थे, आइलैंड्स के ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट हुआ है। क्या गहरा इंपैक्ट हुआ है कि जब सुनामी ने बहुत सारा पानी लेके आई तो वो आइलैंड्स के ऊपर पानी डला होगा, अब पानी डला होगा तो आइलैंड्स डूबे होंगे, तो इस तरह सुनामी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है आइलैंड में, जैसे 2004 में हुआ था। चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है।